So hello everyone, welcome to my channel, and in this video we are going to discuss chapter number 1 of class 10th। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन हम अपनी डेली की लाइफ में बहुत सारी जो है केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो कर्ड है वो भी एक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बनती है, जो रोस्टिंग होती है वो भी एक केमिकल रिएक्शंस है, एंड जो हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन है वो भी एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है। एंड अगर हम बात करें हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है, हमारे पेट के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है दैट इज़ ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शंस। तो आइए जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले तो एक केमिकल रिएक्शन जो है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको। जैसे कि मिल्क है, जब हम उसको छोड़ देते हैं, यानी कि कर्ड की फॉर्मेशन के बारे में जनरली बात कर रहे हैं। देन हमारे पास आता है कि आयरन को जब हम बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। तो वो क्यों होती है? तो ये सारी के सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास है कि जब एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो उसके कैसे पता लगेगा कि एक केमिकल रिएक्शन है वो हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास है चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर चेंज होगा। यानी कि स्टेट बेसिकली यहाँ पे क्या है कि लिक्विड जो है वो हमारा गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, गैस लिक्विड के अंदर, सॉलिड जो है वो हमारा लिक्विड के अंदर चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, स्टेट चेंज होगी, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, तो ऐसे करके स्टेट चेंज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगी, गैस का इवोल्यूशन होगा, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चाहते राइज हो सकता है या फिर जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ऐसे क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर चेंज होते हैं, जब हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हुई है। जैसे कि अगर हम आयरन की रस्टिंग की बात करें तो उसके ऊपर क्या होता है, आयरन की किसी भी चीज़ को हम बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। वो रस्टिंग क्यों होती है? बिकॉज जो आयरन है वो आयरन हमारी ऑक्सीजन जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं उसके बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और वो करते हैं प्रोडक्ट की। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक है हमारे पास मैग्नीशियम, एक है ऑक्सीजन। ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और इनके रिएक्शन से जो चेंज हो रहा है उसको, उनके रिएक्शन से जो चेंज होकर जो प्रोडक्ट बनना है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और जो हमारे आगे हमें बात करती है कि एक केमिकल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट को लिखेंगे हम रिएक्टेंट को लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और यहाँ पे फिर रिएक्टेंट को लिखने के बाद एरो से दिखाते हैं कि रिएक्शन हो रही है, और राइट हैंड साइड की तरफ हम क्या कर दिखाते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक केमिकल इक्वेशंस को जो है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है कि बैलेंस्ड केमिकल एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग का मतलब अगर हम देखें तो बैलेंसिंग का मतलब सीधा सीधा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे पास हर एक एलिमेंट के सेम होने, रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि किसी भी जो रिएक्शन है उसके अंदर जो एलिमेंट का नंबर है, यानी कि एलिमेंट के जो एटम का नंबर है वो सेम होना चाहिए। यानी कि जितने हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम था, जितना मैग्नीशियम रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट है उतना ही मैग्नीशियम के जो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास था कि जिंक, यहाँ पे हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम था। तो मैग्नीशियम को हमने क्या है, जितना मैग्नीशियम जो एलिमेंट है उसके जितने मैग्नीशियम के एटम रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे उतने ही प्रेजेंट होने चाहिए किसके अंदर,
प्रोडक्ट के अंदर, तब हमें केमिकल रिएक्शंस को क्या कहेंगे कि ये बैलेंस है। यानी कि जितने भी रिएक्टेंट के एटम हैं, मान लीजिए किसी भी, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दो जो एलिमेंट है हमारे अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। मैग्नीशियम का हमारे पास एक एलिमेंट थे, ऑक्सीजन के दो थे, वहाँ पे हमारे पास MgO की फॉर्मेशन हुई थी। और MgO के अंदर हमारे पास क्या थी, एक जो है हमारे पास मैग्नीशियम था, एक ऑक्सीजन था। और वहाँ पे क्या थी, रिएक्टेंट की साइड पे क्या थे, एक मैग्नीशियम थे लेकिन दो ऑक्सीजन के एटम थे। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है MgO के अंदर, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे 2 है प्रोडक्ट की साइड ऐड करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जनरली एक जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर होता है कि जो नंबर ऑफ एटम हैं, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ एक केमिकल इक्वेशन। या जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जिंक सल्फेट है, जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, उसने जिंक सल्फेट बनाया और यहाँ पे हाइड्रोजन बनाई। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मान लीजिए ये हमारे पास टेबल है, वहाँ पे हमारे पास ये वाली यहाँ पे ये वाली रिएक्शन है और ये यहाँ पे टेबल है। तो टेबल के हिसाब से क्या है, यहाँ पे जिंक 1 है, तो यहाँ पे क्या है, जिंक एलिमेंट है और उसका नंबर, यानी कि जो जिंक के कितने एटम हैं रिएक्टेंट के अंदर 1, और यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जिंक के कितने एटम हैं 1, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड पे 2, प्रोडक्ट की साइड पे कितने हैं 2, सल्फर कितना है रिएक्टेंट की साइड पे 1, और यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड पे कितना है 1। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितनी है 4, और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की साइड की बात करें तो ऑक्सीजन 4। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, वो जो एलिमेंट हैं उनके जो एटम हैं वो इक्वल है, प्रोडक्ट की साइड भी रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी। ठीक है, तो आइए एक दूसरे वाला एग्जांपल है यहाँ पे, ये हमारे पास एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। Fe है यानी कि आयरन है, वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और वो बना रहा है Fe3O4 और H2। तो ये वाली इक्वेशन हमें बैलेंस करनी है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने बना रखा है, अगर आप तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट लिख रखे हैं इन्होंने, और यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड है। रिएक्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं तो जो Fe है, Fe का एलिमेंट रिएक्टेंट के अंदर कितना है 1, एटम का एलिमेंट Fe के कितने हैं यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड पे 1। और अगर हम यहाँ पे देखें प्रोडक्ट की साइड पे, तो प्रोडक्ट की साइड पे हमारे पास 3Fe हैं। ठीक है, 3Fe हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड पे 2 है और प्रोडक्ट की साइड पे कितनी है, प्रोडक्ट की साइड पे 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट की साइड पे कितनी है 1 है, और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट की साइड पे देखें तो प्रोडक्ट की साइड पे 4 है। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कैसे बैलेंसिंग होगी, इसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो अगर रिएक्टेंट की साइड पे तो हम कुछ रिएक्टेंट की साइड पे या प्रोडक्ट की साइड पे कुछ अल्टेशन करनी पड़ेगी, तभी तो दोनों के दोनों सिमिलर होंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें Fe के 3 एलिमेंट है, अगर हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट की साइड भी Fe के 3 हो जाएंगे। हाइड्रोजन वो है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 4 है प्रोडक्ट की साइड पे। अगर हम ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 कर दे मल्टीप्लाई करके 4 के साथ, तो 4 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर करके देखें तो मान लीजिए हमने यहाँ पे किया कि Fe को यहाँ पे 3 से यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया Fe को, तो Fe जो है वो से हो गया, Fe का हो गया। ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 थी और यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे हम क्या करा 4 लगा दिया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो 4 हो गई, लेकिन H2 है वो भी 4 हो गया, तो हमें यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से ये जो है एक केमिकल इक्वेशन है, जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से आप ऐसे ही सारी की सारी जो है रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं।
तो अभी आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे ये बैलेंस कर रखी हैं इक्वेशंस। बहुत इजी तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं, बस एक बार अगर मेथड आ जाए तो मेथड यही है कि नंबर ऑफ जो है एटम्स वो एलिमेंट के सेम होने चाहिए, रिएक्टेंट की साइड पे भी और प्रोडक्ट की साइड पे भी, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप। इसके अंदर बहुत बारी जो है ये क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं बोर्ड्स वगैरह के अंदर। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है। तो कॉम्बिनेशन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, ठीक है, चीज़ें कंबाइन हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशंस के अंदर चीज़ें कंबाइन हो रही है। कॉम्बिनेशंस का मतलब ही होता है कि कंबाइन होना। तो यहाँ पे हमारे पास है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट किया है और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना है जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। तो इस टाइप्स की रिएक्शंस जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि टू और मोर, यानी कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब टू और मोर रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम करें, ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करें, यानी कि दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन रिपीट करती हूँ मैं, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, मान लीजिए लेट्स सपोज दूसरे वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, Mg है और ऑक्सीजन है, ये दो हैं, दो या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर जो है रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट दैट इज MgO बनाने के लिए। तो इस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शंस को इनको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। आ गया समझ में। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे अगर कोल की बर्निंग देखें, कोल जनरली क्या, कार्बन की बर्निंग, कार्बन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए कंबाइन हुए हैं। तो ये वाली रिएक्शंस भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर होती हैं, ठीक है। दूसरे वाले देखते हैं। तो दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले के अंदर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कंबाइन हो रही है क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ पे CH4 जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन भी कहते हैं इसको। तो ये ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करती है यानी कि रिएक्ट करती है और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की फॉर्मेशन करती है, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शंस क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आती है। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास अभी हमारे पास दो रिएक्शंस आती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। तो ये वाली की एक्सोथर्मिक और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, एक्सो मतलब एक्सटर्नल, एक्सो मतलब एग्जिट हो रही है यानी कि बाहर जा रही है, और एंडो मतलब अंदर आ रही है। बाहर जाने का मतलब क्या है कि जो हीट है वो रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट बाहर जा रही है मतलब हीट रिलीज हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक के अंदर हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस वाले रिएक्शंस में देखें तो इस वाले रिएक्शन को इन्होंने एक्सोथर्मिक क्यों कहा है, बिकॉज यहाँ पे जो गैस है यानी कि H2O के फॉर्मेशन पे यहाँ पे हीट जो है वो बाहर निकल रही है, तो ये वाली जो है ये एक्सोथर्मिक के अंदर। तो अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, और थर्मिक का मतलब हीट, यानी कि जिसके अंदर हीट जो है वो रिलीज हो रही है, तो उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शंस होती हैं हमारे पास क्या होती हैं, एक और इसके अंदर रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दूसरी रिएक्शंस जो होती हैं वो होती हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, एंडो मतलब अंदर और थर्मिक मतलब हीट, इसके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक
ठीक है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, तो उसको हमने क्या कहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक के रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट ऑब्जॉर्ब्स इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अभी देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, यहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो रही है। फिर हमारे पास है जो हम डाइजेशन करते हैं फूड का, उसके अंदर क्या होते हैं, फूड की जो डाइजेशन होती है उसके अंदर क्या होते हैं कि हमारे पास फूड का जो डाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर, सब्सटेंस के अंदर जो है वो तोड़ा जाता है फूड को। जो हम राइस वगैरह खाते हैं, चपाती खाते हैं, वो हम चबाते हैं, उसको मैश करते हैं, फिर क्या होता है हमारे पेट के अंदर जाते हैं, एंजाइम्स वर्क करते हैं उसके ऊपर, तो सिंपलर से सिंपलर सब्सटेंस के ऊपर उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी यानी कि जो हीट है वो क्या होती है, हीट जो है वो रिलीज होती है। तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही, अगर हमें पूछा जाए कि डाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर कंपोजिट ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमें अगर पूछा जाए तो कि व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लिख देंगे, और उसके अगर हमें एग्जांपल्स देने हो तो एग्जांपल्स कैसे लिखेंगे, डाइजेशन हमारे पास एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद क्या है, बर्निंग ऑफ गैस हो गया। फिर उसके बाद है बर्निंग ऑफ कोल वगैरह या फिर गैस वगैरह हो गया। फिर उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन ऑफ जो हमारे पास मैटर्स, जो हमारे पास पील्स वगैरह होते हैं उनका। ठीक है, डिकम्पोजिट ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, यानी कि जितने भी जो छिलके वगैरह होते हैं बनाना वगैरह के, या फिर जितना भी हमारा किचन वेस्ट है उसका डिकम्पोजिशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम कहते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन हमारे पास आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जो है ये एक्सो और एंडोथर्मिक का रिएक्शंस का तो हमने पता चल गया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो टाइप आता है इसके अंदर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन, तो यहाँ से भी हमें नाम से ही पता लग रहा है कि डिकम्पोज, तो यहाँ पे जो डिकम्पोज, कोई भी चीज़ डिकम्पोज होती है तो क्या होती है, वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाती है। तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे अभी एग्जांपल दे रखा है कि ये जो ये हमारे पास जो FeSO4 है, ये डिकम्पोज हो गया। मतलब डिकम्पोज हो गया का मतलब क्या है कि ये जो है टूट गया। तो डिकम्पोज टूट के किस किस में जाएगा, ये इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन का बेसिकली क्या है कि वहाँ पे हमें क्या हो रहा था कि दो से ज़्यादा जो है रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन कर रहे थे। क्यों कंबाइन कर रहे थे, बिकॉज उन्हें क्या चाहिए था, एक सिंगल प्रोडक्ट, वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर। और यहाँ पे क्या है कि एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, वो टूट रहा है वन या फिर मोर देन वन रिएक्टेंट, या फिर एक से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। समझ में आया? दोबारा से रिपीट करती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक सिंगल रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एक या फिर एक से ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास Fe3SO4 है, वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, और ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। ये यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे CO2 के अंदर जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो इन सब को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत आसान है। ठीक है, अगर सारी की सारी, ये यहाँ पे है लेड, ये रिएक्शन कई बार आती भी है। ठीक है, बड़े बड़े एग्जामों में यहाँ पे लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट जब टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड बनेगा, और NO2 जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे वाले रिएक्शंस। ये देख लीजिए, ये वाले रिएक्शन जो फोटोग्राफी वगैरह में यूज होती है, ये है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। वो सनलाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है Ag और Cl, यानी कि AgCl क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। सिंगल जो हमारे पास क्या है, सिंगल हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है वो टूट रहा है वन या फिर मोर देन वन जो है प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दूसरी रिएक्शंस की। सेम यहाँ पे हमारे पास AgBr के साथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे है, ये कुछ इंडेक्स के क्वेश्चंस हैं, इनको अभी देखते हैं एक बार। फिर हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस यानी कि डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि एक जगह से
कोई चीज़ है वो दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गई, यानी कि उसने अपना जो है पोजीशन चेंज कर ली। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से होगा। मान लीजिए ये यहाँ पे है Fe है और CuSO4 है, और यहाँ पे FeSO4 है, यहाँ पे Cu है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि जो Fe है, ये Fe यहाँ पे अकेला था, लेकिन जो यहाँ पे सल्फेट है उसने अपनी जगह जो है वो डिस्प्लेस हो गया, उसने अपनी जगह चेंज कर ली। कहाँ से कहाँ? वो Cu के साथ था, लेकिन अब क्या है Fe के साथ हो गया। तो यहाँ पे SO4 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सल्फेट है वो जिंक के साथ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे Cu जो है वो अकेला रह गया। पहले जिंक अकेला था और अब यहाँ पे कॉपर जो है वो अकेला रह गया। ठीक है, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर वाले में डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक सिंगल जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे है ये वाले रिएक्शंस के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर है Na2SO4 प्लस BaCl2, वो रिएक्ट करने हैं, दोनों के दोनों फॉर्मेशन हो रही है BaSO4 प्लस NaCl की। तो यहाँ पे है Na के साथ पहले सल्फेट था, लेकिन यहाँ पे क्या है अभी सल्फेट किसके साथ आ गया? Ba के साथ आ गया। तो यहाँ पे सल्फेट भी डिस्प्लेस, यहाँ पे क्या होगा Na के साथ क्लोरीन आ जाएगा और सल्फेट Ba के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी और एक किसकी? सल्फेट की डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इसी सा जो है सारे के सारे पढ़ते हैं। अगर हम बात करें, फिर आगे आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर बहुत ईजी जो है वो कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में आप कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी हम ऊपर बात करें तो यहाँ पे क्या है Cu, उसके में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है। कॉपर था, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो इसके ये क्या है? ऑक्सीडेशन है कॉपर का। ठीक है, CuO उसके अंदर H2 है, यहाँ पे Cu है, कॉपर अकेला रह गया और H2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे कॉपर का क्या है? कॉपर है और कॉपर से क्या होगी? कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो चली गई, यानी कि माइनस हो गई ऑक्सीजन। यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे जो कॉपर का है, कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं पे H2O की बात देखें तो H2O के पास क्या था? यहाँ पे अगर हम H2 की देखें तो H2 के पास क्या है? ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो H2 का क्या हो गया? H2 का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। फिर हमारे पास है कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का रिडक्शन हो गया, तो उनको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जिन भी रिएक्शंस के अंदर, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखा है, कॉपर है और हाइड्रोजन है। यहाँ पे कॉपर के अंदर से क्या होगी? ऑक्सीजन जो है वो चली गई। ठीक है, कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो चली गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई कॉपर के अंदर से। यहाँ पे कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगी, तो कॉपर का क्या हो गया? कॉपर का तो रिडक्शन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर तो क्या, H2 की, H2 के अंदर क्या है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो उसको H2 की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? इनको हम बोलेंगे, जिन भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर हमारे पास है, हैव यू एवर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का अगर हम इफेक्ट के देखें तो सबसे पहले हमने बात की थी स्टार्टिंग के चैप्टर में कि जो Mg है, Mg का रिबन है वो हमने बाहर छोड़ा, और उसके छोड़ने से बाहर अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ा तो उसके ऊपर जो है ऑक्सीजन की लेयर आ गई, जो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसीलिए जब हम उसको एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने से पहले उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, फिर हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो आयरन है, आयरन की किसी भी चीज़ को अगर हम बाहर देखते हैं तो Fe की यानी कि जितनी भी चीज़ होती है उसके अंदर जंग कर जाता है, रेस्टिंग हो जाती है, तो वो एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें यहाँ पे ही कि वही हमारे पास जैसे कि आयरन है, आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि जितने भी चीज़ें होती हैं उनको हम बार्स होते हैं, तो एक रेडिश ब्राउन कलर की जो है हमारे पास एक रेडिश ब्राउन कलर की
एक रेडिश ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, एक वो छोड़ जाता है, वो एक लेयर छोड़ जाता है, तो उसको रस्टिंग कहते हैं। तो ये एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है कि कैसे ऑक्सीडेशन इफेक्ट करता है। दूसरा है, अगर हम देखते हैं तो सिल्वर के अंदर ब्लैक कोटिंग हो जाती है या फिर ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर के अंदर। सिल्वर के अंदर जो है वो ब्लैक कोटिंग हो जाती है। क्यों होती है सिल्वर के अंदर ब्लैक कोटिंग? क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, ठीक है, कोरेजन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोरेजन हो जाता है, जैसे कि कॉपर के अंदर ब्लैक लेयर बन जाती है, और हमारे पास सिल्वर के अंदर जो है, सॉरी, सिल्वर के अंदर ब्लैक लेयर बन जाती है। सिल्वर, अगर आपने देखा भी होगा तो सिल्वर के अंदर ब्लैक लेयर जो है वो बन जाती है। और फिर अगर हम बात करें कॉपर के अंदर भी ग्रीन कलर की लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है। अगर तांबे के बर्तन वगैरह है ना, उनके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और कार बॉडीज़ वगैरह, अगर हम कार वगैरह को पार्क करके उसके ऊपर ना अच्छे से पेंट, तो ऐसे क्या होता है, रस्टिंग वगैरह, कोरोजन वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बेसिकली, अगर हमने देखा होगा कि जो फैट्स हैं या फिर ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रेंसिड हो जाते हैं। उनकी स्मेल जो है वो जो क्या होता है कि स्मेल और टेस्ट चेंज होता है। जैसे कि अगर आप लेज़ है, लेज़ अगर आपको लेज़ को आप फाड़ते हैं और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो क्या होता है, जो लेज है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, यानी कि एयर के कॉन्टैक्ट में आके उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर आप देखते हैं तो उसका टेक्सचर, यानी कि जो रिजिडिटी या थी जो उसकी, यानी कि पहले थोड़ा सख्त होता है, बाद में अगर आप देखें तो उसकी रिजिडिटी प्लस टेस्ट जो है वो चेंज होता जाता है। क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। उसको रेंसिडिटी बोलते हैं, क्योंकि फैक्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया तो रेंसिडिटी, मेटल के ऊपर आ गया तो रस्टिंग, और अगर हम बात करें कॉपर वगैरह के ऊपर तो वहाँ पे कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप में जो है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अफेक्ट करता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के साथ जो है हमारे जो ये चिप्स वगैरह के पैकेट हैं उनको भरा जाता है, ताकि जो है ऑक्सीडेशन ना हो, और उसको सीलबंद कर दिया जाता है, ठीक है। आगे फिर हम देखते हैं, ये यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।